Hello everyone, hope you all are doing well. This is my first video. I am going to start with the subject pathology with the chapter cell injury, cell death and adaptations. सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोलॉजी होती क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट अंडरलाई डिसीजेस. मतलब जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से आपके अंदर कोई भी डिसीज़ हो जाए या इस बंदे के अंदर कोई भी डिसीज़ हो जाए उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं. वो किन किन चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ सकता है, फंक्शन के अंदर चेंज आ सकता है, बायोकेमिकल चेंजेस आ सकते हैं. और किन किन चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर और ऑर्गन के अंदर. ठीक है. जो हमारी पैथोलॉजी होती है वो आगे जाके दो में डिवाइड कर जाती है. एक होती है जनरल पैथोलॉजी, एक होती है सिस्टमिक पैथोलॉजी. अगर मैंने एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ आपको कि इन्फ्लेमेशन बोलूँ मैं और कोई भी ऑर्गन का मैंने नाम नहीं लिया है, ठीक है, तो हम ये जनरल पैथोलॉजी के अंडर लेंगे. अब हम बात करते हैं कि जो सिस्टमिक पैथोलॉजी, अगर मैं नाम ले दूँ पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, तो ये सब कहाँ आएंगे, सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं कि जो पैथोलॉजी है उसको पैथोलॉजी कैसे बोले, कि मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए पैथोलॉजी को बोलने के लिए कि वो पैथोलॉजी है. तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं पैथोलॉजी को पैथोलॉजी बोलने के लिए. ठीक है. पहला होता है कॉजेशन, दूसरा होता है आपका बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स जिसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं. तीसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. चौथा होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाना चाहूँगा. जैसे अगर एक्स बंदे को गैंग्रीन हुआ तो उसकी कॉजेशन क्या है, इश्कीमिया. जो कि गैंग्रीन जो होता है हमारे पैरों में होता है, तो जो इश्कीमिया होगा उसके बाद जो सेल के अंदर चेंजेस आएंगे, बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो आएंगे बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. और जो पेशेंट हमारे पास आएंगे हम उसको कैसे देखेंगे, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गई. ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं जो इटोलॉजी होती है. जो इटोलॉजी होती है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है. पहली होती है आपकी एनवायरमेंटल इटोलॉजी, जो कि किसी से भी मतलब कॉज हो गया या आपका कोई एक्स बंदे का कोई भी ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो ये आती है आपके एनवायरमेंटल में. जेनेटिक में कौन कौन सी होती है, जैसे कि इनहेरिटेड हो गई या फिर आपकी म्यूटेशन की वजह से हो गई. ठीक है. तो ये सब इसके अंडर आती हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं अगर सेल के अंदर इंजरी हुई या स्ट्रेस आया तो सेल्स क्या क्या स्टेप्स लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए, कि कम से कम डैमेज हो हमारी बॉडी को. अगर कंटिन्यूस इंजरी हो ही जा रही है बॉडी में, हो ही जा रही है, तो अडेप्टेशंस होंगे. ठीक है. अगर कंटिन्यूस इंजरी जो कि माइल्ड है बट कंटिन्यूस हो रही है तो हमारे साथ क्या होंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी. ठीक है. अगर वो इंजरी कंटिन्यूस है और सीवियर इंजरी है, ठीक है, तो फिर आपकी इरिवर्सिबल इंजरी होगी. ठीक है. इरिवर्सिबल इंजरी आगे जाके इवेंचुअली डेथ ही होती है. ठीक है. सेल की डेथ जो होती है वो 2 तरीके से होती है. एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस. ठीक है. अब हमने बोला कि जो सेल है वो अडेप्टेशंस करेगा. सेल किन किन तरीक़ों से अडेप्टेशंस करता है अब हम वो देखेंगे. पहला तरीका हमारे पास है हाइपरट्रॉफी. हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब, हाइपरट्रॉफी में समझाना चाहूँगा.
हाइपरट्रॉफी मतलब कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड फंक्शन, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल एंड द फंक्शन, ठीक है। अब इसका फिजियोलॉजिकल एग्जांपल मैं क्या लेना चाहूँगा, जो अपने प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस अगर आप देखो तो वो उसके अंदर सेल का साइज इंक्रीज़ हो जाता है और उसका फंक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जो कि फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे शोल्डर ब्रॉड होते हैं बॉयज़ में, और भी चीज़ें जो चेंजेस आते हैं वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने से होता है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कार्डिक पेशेंट्स में जिनमें हाइपरटेंशन होता है, आपने देखा होगा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला है हमारे पास हाइपरप्लेजिया, मतलब जो सेल है उनका नंबर बढ़ जाना, ठीक है। अब देखो सेल का नंबर फिजियोलॉजी में हम कैसे देख सकते हैं, एग्जांपल के तरीके से प्यूबर्टी के टाइम पे यूट्रस, प्रेग्नेंट वुमेन यूट्रस, उसमें सेल का साइज भी इंक्रीज होता है, सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट का भी जब साइज इंक्रीज हो रहा होता है तब भी ये होता है हाइपरप्लेजिया। अब पैथोलॉजिकल एग्जांपल मैं क्या देना चाहूँगा, जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब कोई कॉज नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है ना, प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी जो सेल का नंबर है वो बढ़ी जा रहा है। प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, ये ओल्ड एज में होता है काफ़ी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे एट्रोफी, किसकी बात करेंगे हम, एट्रोफी। एट्रोफी मतलब जो सेल का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब एग्जांपल मैं इसका फिजियोलॉजिकल एग्जांपल क्या देना चाहूँगा, मैं इसका एट्रोफी ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में नोटोकॉर्ड होती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। एट्रोफी ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, एक वो होता है, कनेक्शन होता है हार्ट में, ठीक है, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, ये वो होता है, ठीक है। और अब पैथोलॉजी की बात करते हैं कि पैथोलॉजी में आप कहाँ कहाँ एट्रोफी देखते हैं। माल न्यूट्रिशन, अगर कोई बंदा माल न्यूट्रिशन में चल रहा है तो बहुत पतला होगा, उसके सेल भी बहुत, मतलब उसके सेल में एट्रोफी होने लग जाएगी, ठीक है। डिसयूज़ एट्रोफी, इसका मैं एक बड़े से एग्जांपल देता हूँ। देखिए जब किसी बंदे को, एक्स बंदे को फ्रैक्चर होता है तो आपने देखा होगा, जब क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल पैर में किसी के फ्रैक्चर हुआ है तो आप देखेंगे कि ना जब फ्रैक्चर हटेगा ना उसका, तो दो पैर में आपको फ़र्क दिखेगा थोड़ा साइज़ में, क्योंकि जब फ्रैक्चर हुआ एक्स बंदे के, जब उसको चोट लगी तो वो जितने भी महीने फ्रैक्चर उसके लगा ला उतने महीने उसने यूज़ नहीं करा उस पैर को, तो उसकी वजह से उसकी सेल में ना एट्रोफी होने लग गई, ठीक है। बॉडी को लगा कि भाई इसको तो इतनी यूज़ ही नहीं करता है इस पैर को, तो इसमें सप्लाई भी कम चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एट्रोफी होने लग गई, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिसयूज़ एट्रोफी, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मतलब चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द सेल, मतलब सेल ही की फिनोटाइप ही चेंज हो गई, ठीक है। अब मेटाप्लेजिया जो होता है ना वो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, एक होता है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, एक होता है कनेक्टिव मेटाप्लेजिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं कोई एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कनेक्टिव मेटाप्लेजिया, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसके, मैं एपिथेलियल के भी दूंगा एग्जांपल आपको। कनेक्टिव का क्या, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन की मतलब है कि मसल रिप्लेस बाय बोन, कि मसल की जगह बोन लग गई, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बैरेट्स ईसोफेगस। इंटेस्टाइनल कॉलमनर मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है ना, जो सुबह आपने देखा होगा कई लोग वॉमिट करने की कोशिश करते हैं फिंगर अंदर डाल के, मतलब कि मुंह के अंदर फिंगर डाल के वॉमिट करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो थोड़े मतलब ओल्ड एज लोग होते हैं वो करते हैं लोग, ठीक है, कि हमारा बिल्कुल मतलब पेट क्लीन हो जाएगा इन चक्रों में। अब जो हमारा जो एसिड होता है HCl होता है वो ऊपर की तरफ आता है जो रेगुलरली करते हैं लोग, आता है। तो ईसोफेगस की जो सेल्स हैं वो HCl के लिए, उनके लिए अच्छा नहीं है वो HCl, ठीक है, वो उनके लिए नहीं बने HCl को मतलब से बचने के लिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके बाद म्यूकस की प्रॉब्लम भी होती है कि म्यूकस पूरा मतलब जैसे हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस अच्छी तरह होता है तो हमारे स्टमक को इतना डैमेज नहीं होता है, बट ईसोफेगस को डैमेज होता है उस HCl से काफ़ी ज़्यादा। उससे बचाने के लिए ना हमारी सेल ना, हमारी जो बॉडी होती है वो एक सेल लेके आती है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, वो HCl को झेल सके, ठीक है। वो कहीं से भी ले सकती है बॉडी का, बट मोस्ट प्रोबेबली इंटेस्टाइन से लिया जाता है, तो इसे इंटेस्टाइनल कॉलमनर मेटाप्लेजिया इसलिए कहा जाता है, ठीक है। अब हमने ये चारों समझ लिए हैं, ये चारों समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इनकी एक बार इमेज दिखाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ, हाँ जैसे अब देखिए ये रहा हाइपरट्रॉफी, ये नॉर्मल सेल था, हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट्रॉफी की, बात करते हैं हम, एक सेकेंड, एट्रॉफी, अरे यार, एट्रॉफी की बात करते हैं हम, ठीक है। एट्रॉफी में क्या हुआ है, देखिए ये नॉर्मल सेल था, एट्रॉफी में सेल का साइज डिक्रीज हो गया। हाइपरप्लेजिया, नॉर्मल सेल था, सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि सेल के अंदर इंजरी होगी, डैमेज होगा, ये अडेप्टेशन करेगा, रिवर्सिबल इंजरी करेगा, इरिवर्सिबल इंजरी करेगा, बट डैमेज के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, सेल इंजरी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। इसके ना 6 कॉज होते हैं सेल इंजरी के, मेनली जो हम देखते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है एक होता है केमिकल, एक होता है इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी आ जाए, ठीक है। एक होता है इम्यूनोलॉजिकल, एक होता है जेनेटिक, और एक होता है न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, ठीक है। बट जो मेजर कॉज, सबसे बड़ा कॉज जो है सेल इंजरी का, सबसे बड़ा कॉज जो है सेल इंजरी का, वो हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपो मतलब कि लेस और ऑक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है, लेस ऑक्सीजन। अब आप थोड़ा रिमेंबर करना चाहें कि हमने फिजियोलॉजी में हाइपोक्सिया पढ़ा था, 4 तरीके का हाइपोक्सिया होता है। फर्स्ट होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, सेकंड होता है एनीमिक हाइपोक्सिया, थर्ड होता है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, चौथा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया,
ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ हाइपॉक्सिया की, हाइपॉक्सिया नॉर्मल सी बात है कि जो हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, हमें ऑक्सीजन कम मिली, लंग के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है, उसकी वजह से आपको हाइपॉक्सिया होगा। एनीमिक हाइपॉक्सिया क्या हुआ कि ऑक्सीजन सही कैरी कर रहा है बॉडी, बट इतने आरबीसी नहीं है या इतना हीमोग्लोबिन नहीं है कि वो मतलब ऑक्सीजन पूरी कैरी हो सके ब्लड के अंदर, वो गया एनीमिक हाइपॉक्सिया। ठीक है। स्टेगनेंट हाइपॉक्सिया क्या हुआ कि आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसे हम कहते हैं इश्कीमिया। अगर वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसे कहते हैं कंजेशन। और अगर हम हाइपॉक्सिया में भी सबसे मेजर कॉज देखें, मतलब जो सेल डेथ का, वो इश्कीमिया ही है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर कि हाइपॉक्सिया में भी हाइपॉक्सिया है मेजर कॉज, बट हाइपॉक्सिया में भी अगर मोस्ट कॉमन है जो कि वो है इश्कीमिया। ठीक है, मतलब कि आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। अब हम बात करते हैं फिज़िकल एजेंट क्या क्या होते हैं। अब हम फिज़िकल एजेंट की बात करते हैं तो हाँ, फिज़िकल एजेंट कुछ भी हो सकते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हमने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब बर्न्स, किसी के जल गया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड में चला गया, फ्रॉस्ट बाइट आपने नाम सुना होगा। ठीक है। ट्रेंड फुट भी एक नाम होता है, वो भी एक होता है डिसीज। कोल्ड सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया उसकी वजह से कोई सेल डेथ हो गई या सेल इंजरी हो गई। शॉक, किसी को शॉक लग जाना, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाला जो शॉक होता है वो वाला शॉक। ठीक है। केमिकल एजेंट, केमिकल तो बहुत सारे हैं, हर चीज़, बहुत सारी वैरायटी ऑफ केमिकल्स आते हैं, बट एक सिंपल केमिकल भी सेल इंजरी कर सकता है। सिंपल केमिकल सच एज ग्लूकोज और सॉल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन में कोज सेल इंजरी। ठीक है। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और सॉल्ट भी ले लेना, वो भी हमें डैमेज कर सकता है, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कैसे भी कर सकता है डैमेज। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी टॉक्सिक होती है। ठीक है। अब पल्स ऑक्सीमीटर में 95, 99 तक कॉमन माना जाता है, नॉर्मल होता है। ठीक है। बट अगर इससे ऊपर चला जाए 100, 101, ये भी हार्मफुल माना जाता है। ठीक है। अब जैसे कि जो आर्सेनिक हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गए, मरकरी पॉइजनिंग में कोज सफिशिएंट सेल डैमेज, ठीक है, और डेथ भी कर सकते हैं वो। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अब किसी ने वो मूवी देखी हो या सीरीज़ देखी हो, वो कौन सी है, एक सीरीज़ है जिसमें ना, पॉलिटिकल सीरीज़ है वो, ठीक है, तांडव, शायद, हाँ तांडव सीरीज़ है। उसमें वो जो मेन एक्टर होता है वो अपने पापा को आर्सेनिक देता है मारने के लिए। ठीक है। तो उससे भी सेल डेथ हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो आपने बहुत नॉर्मल देखी होगी। कई लोग क्या करते हैं, हीटर ऑन करके सो जाते हैं, रूम बंद होता है, कोई खिड़की नहीं खुली होती, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होकर डेथ हो जाती है उनके अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट तो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, वायरस, कोई भी हो सकता है। तो ये भी सेल डेथ करते हैं, नॉर्मल है ये भी बात। ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, हमारी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए,
बट कई बार क्या होता है, हमने ये सुना होगा भाई इम्यूनिटी तो हमें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, बट कई बार क्या होता है, जैसे हमने सुना होगा ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होती है कि जो अपनी इम्यूनिटी है वो अपने अगेंस्ट ही हो जाती है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है, बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब आपको एक मैं जिस्ट देना चाहूँगा। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ कैसे भी सेल इंजरी कॉज कर सकती है। अगर डेफिशिएंट प्रोटीन बनाओ, ठीक है, डेफिशिएंट प्रोटीन बनाओ, मतलब प्रोटीन हम एग्जाम्पल समझ गए होंगे, जैसे कि एंजाइम्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, या कोई म्यूटेशन हो जाए, या मेटाबॉलिक या एक्युमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए हो जाए, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन जाए, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये ट्रिगर करते हैं सेल डेथ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की। ये रहा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, ठीक है। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, मैंने न्यूट्रिशन इम्बैलेंस बोला, मैंने ना माल न्यूट्रिशन बोला ना कुछ बोला। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और माल न्यूट्रिशन, नहीं, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस एक्सेस में भी हो सकता है और कम में भी हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। एक्सेस भी कॉज करता है सेल डेथ या सेल इंजरी, और लेस भी कॉज करता है सेल इंजरी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें ना बंदे के अंदर एक साइकोलॉजिकल मिथ बैठ जाती है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा ना तो मैं मोटा हो जाऊंगा, इसलिए ना लोग खाते ही नहीं है, इसमें बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत पतले, ठीक है। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल एक्सेस इज द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सेल डेथ या सेल इंजरी, ठीक है। अगर हमने देखा होगा बाहर के देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड है, उनमें जो कॉज होता है ना डेथ का, वो हाई कैलोरी लिपिड लेते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा लिपिड लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ओबेसिटी होती है, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज, जो आर्टरी के अंदर बिल्कुल एथेरोस्क्लेरोसिस समझ गए होंगे कि मतलब फैट का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से उनके सेल डेथ, मतलब डेथ हो जाती है लोगों की, सेल डेथ भी होने लग जाता है और डेथ एवेंचुअली डेथ हो जाती है लोगों की। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये होता है, जो जो अंडर डेवलप्ड है जैसे इंडिया हो गया, ये सब, इनमें लोग माल न्यूट्रिशन से ज़्यादा डेथ होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जो ये सारे नोट्स हैं या डॉक्टर डैंग क्लासेस के जो नोट्स हैं, ये आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी या डॉक्टर डैंग इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, ठीक है, डॉक्टर डैंग क्लासेस के नाम से, ठीक है। प्लीज़ वहाँ भी आप मुझे फॉलो करिए।